वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की मूल इकाई के बारे में। भौतिक विज्ञान की मूल इकाई क्या है? भौतिक विज्ञान की मूल इकाई जो होती है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि वो मान है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किसी भी चीज का मापन एक राशि है ना। भौतिक विज्ञान को इसी कारण से मापन काफी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ साइंस भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि क्या है? आइए देखते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि कोई एक ऐसा संख्यात्मक मान है, कोई भी एक ऐसा संख्यात्मक मान जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कोई भी एक ऐसी संख्या जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उसे हम भौतिक राशि कह लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पेन है, तो इस पेन को हम माप सकते हैं, इसकी एक लंबाई हो सकती है। तो इसकी जो लंबाई है, इसको हम इसकी लंबाई माप सकते हैं। ये एक लंबाई क्या होगी? भौतिक राशि होगी। लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, तो ये जो लंबाई को मीटर में मापेंगे, तो ये हमारा भौतिक राशि का एक मात्रक हो गया। आप समझ रहे? लंबाई एक भौतिक राशि है और इसको मीटर में मापना भौतिक राशि का एक मात्रक है। आप समझ रहे? तो किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापना भौतिक राशि कहलाता है। वो कोई भी मान जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उसे हम भौतिक राशि कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष का मतलब होता है, जैसे ये पेन है, तो पेन को हम आसानी के साथ माप सकते हैं, इसको ये प्रत्यक्ष रूप है। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हम किसी पैमाने द्वारा नहीं माप सकते, लेकिन उसकी गणना भी अप्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। एक कैलकुलेशन के द्वारा हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी माप सकते हैं। किसी किलोमीटर या किसी मीटर के सहायता से नहीं मापेंगे, लेकिन हम उसको एक फार्मूले के मेथड से, एक अलग प्रक्रिया द्वारा हम उस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चंद्रमा के द्रव्यमान को नापा जा सकता है, सूर्य के द्रव्यमान को मापा जा सकता है, सूर्य की आयु ज्ञात की जा सकती है, सूर्य की उम्र कितनी बची हुई। सूर्य की उम्र लगभग 5 अरब साल बची हुई है। सूर्य अपना 5 अरब साल जीवन जी चुका है। ठीक है, तो इन सारे मानों को हम अप्रत्यक्ष रूप से, हम कभी चंद्रमा पे गए नहीं, है ना। हमारी जो टेक्नोलॉजी है चंद्रमा पे तो जा चुकी है, सूर्य पे अभी हमारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जा पाई है। तो बिना सूर्य पर पहुंचे हम सूर्य के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो उन जानकारियों का जो एकत्र हम कर रहे हैं, जिन जानकारियों को, वे जानकारियां प्रत्यक्ष या वो अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात की जा रही है। तो किसी भी चीज के बारे में हम बिना उस स्थान पर पहुंचे उसकी गणना को प्राप्त कर लेना, है ना, नियर अबाउट लगभग उसकी गणना को प्राप्त कर लेना अप्रत्यक्षता कहलाती है। ठीक है, जिस तरीके से हम आपको एक डिजिटल के माध्यम से, एक कंप्यूटर के माध्यम से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, तो ये हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, ये अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके पास पहुंच पा रहे हैं। आप समझ रही है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो गया।
ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। मैंने भौतिक राशियां देखिए, इसको हम कह लें उदाहरण के लिए इसका उदाहरण ले लें। जैसे हमारा हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, बहुत सारी चीजें होती हैं। आगे 1 बाई 1 हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे मान देखिए, पेन की लंबाई, पेन का द्रव्यमान, है ना, हमने घड़ी पहन रखी है, घड़ी के समय, है ना, टाइमिंग की बात की जाए तो इन सभी मानों को ज्ञात करना क्या कहलाता है? ये सारे के सारे मान क्या कहलाते हैं? भौतिक राशि कहलाते हैं। बात समझ आ रही है? अब देखिए, ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। ये भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। इसको हम लोग कहते हैं मूल राशि को। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और ये हमारे होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, सॉरी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूल राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? आइए देखते हैं। मूल राशियां किसे कहते हैं? कहेंगे वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस राशि को हम मूल राशि कह सकते हैं। जिस प्रकार से इस समय आप फिजिक्स का नॉलेज हमारे थ्रू आप ले पा रहे हो, ठीक है, हम आपको फिजिक्स का ज्ञान दे पा रहे हैं, तो आप इस समय डिराइव्ड क्वांटिटी हो, क्योंकि आप जो नॉलेज ले पा रहे हो ये हमारे द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस नॉलेज, ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं आपको, ये नॉलेज हमने इस समय खुद एक्वायर किया है। इसके पहले हमने मतलब कि किसी न किसी टीचर द्वारा एक्वायर किया होगा, लेकिन इसका फॉर्मेशन हम खुद करवा रहे हैं, तो हमें बेसिक हो गए, हम एक बेसिक राशि हो गए, है ना, मूल राशि हो गए। और आप इस ज्ञान, हमारे थ्रू इस ज्ञान को प्राप्त करके एक डिराइव्ड क्वांटिटी, एक व्युत्पन्न राशि का कार्य करते हैं। बात समझ आ रही है? आइए देखते हैं मूल राशि क्या होती है। मूल राशि कहेंगे वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं है, ये खुद में ही है ना। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय और हो गया ताप, हो ETC, ठीक है। ये सारे मात्रक, ये जो जितनी भी राशियां हैं, इन राशियों को हम कह देंगे मूल राशि। लंबाई हो गया, किसी वस्तु की लंबाई को मापना, है ना, जैसे ये है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है इसको मापना क्या कहलाता है, लंबाई हो गया। इसके भार, द्रव्यमान को मापना, है ना, कितना वजन है। आप कितने समय तक हमारी वीडियो देख पा रहे हो, टाइमिंग हो गई। समय, ताप, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, जिस रूम में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस रूम का टेम्परेचर क्या है, उस ताप को फाइंड आउट करना, ये भी एक भौतिक राशि है ना।
तो ये जो मान होते हैं ये सर्वत्र, अत्र तत्र सर्वत्र, प्रत्येक स्थानों पर ये मान लगभग, इनमें कोई त्रुटि नहीं होती, लगभग नगण्य के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो मान होते हैं ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये जिस मात्रक से मापे जाते हैं ये पूरे विश्व में एक ही यूनिट में मापे जाते हैं, जिससे हम एसआई यूनिट कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में। व्युत्पन्न राशि की होती है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, देखिए इसे हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, हमने लिख रखा है। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या यहां पे लिख सकते हो परिभाषित करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। मूल राशियों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है मूल राशियां कहलाती हैं, सॉरी व्युत्पन्न राशियां कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियों के हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, कैसे किस प्रकार से ये मूल राशियां व्युत्पन्न राशियों पर डिपेंड करती हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए इसमें हो गया उदाहरण के तौर पे यहां पे हो गया वेग, हो गया चाल, हो गया त्वरण, हो गया बल, हो गया कार्य, ऊर्जा, बहुत सारे हो गए। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें इनकी आवश्यकता कहां पे, तो आइए बताते हैं। चाल, हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, दूरी जो होती है ये लंबाई का ही एक रूप है, लंबाई समय। तो चाल को डिफाइन करने के लिए हमें लंबाई और समय दोनों के द्वारा ही हम चाल को व्यक्त कर सकते हैं। लंबाई और समय अगर न हो तो हम चाल को व्यक्त नहीं कर सकते। इसी तरीके से वेग के लिए भी लंबाई और समय होगा, इसके थ्रू ही हम चाल को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारी मूल राशियां हैं और ये व्युत्पन्न राशि है। इन राशियों को हमें डिफाइन करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए दूसरा लेते हैं, ये दोनों चीजें लगभग सेम है, सिर्फ एक ये जो होता है अदिश राशि होता है, ये सदिश राशि होती है, ये अदिश राशि होती है, इसमें आएंगे। इसको देखते हैं त्वरण को। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे में समय। अब वेग बराबर होता है क्या, लंबाई बटे में समय, और यहां पे क्या हो गया समय। तो इससे कह सकते हैं लंबाई बटे में समय। समय का क्या होगा, समय का स्क्वायर। देखिए त्वरण को भी व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है, लंबाई बटे में समय स्क्वायर। बल देखते हैं, बल बराबर F बराबर होता है कितना, m इंटू ए। m क्या है, द्रव्यमान, त्वरण लंबाई बटे में समय का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं, जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, इनको डिफाइन करने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता होती है। मूल राशियां मुख्यतः तो 3 प्रकार की होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान और समय को ही लिया जाता है। लेकिन एसआई यूनिट के थ्रू अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार मूल राशियों को 7 रूपों में रखा गया है ना। मूल राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। एक होता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा,
छठवां ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। और इसी के आधार पर 7 मूल मात्रक भी रखे गए हैं, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इन राशियों को मापन के लिए, इन राशियों के जैसे ये राशियां हैं, इनको मापन के लिए मात्रक का भी उपयोग होता है। ठीक है, मापन मापन की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब ये राशियां हैं, पेन जैसे मान लीजिए ये राशि है, तो ये पेन की लंबाई द्रव्यमान को हमें मापना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो भाई इसकी लंबाई होगी, है ना। जब हम एक दूसरे को इसको कंपेयर करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पेन, एक पेन ये है, एक पेन में है। अब दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो ये हमारा छोटा पेन है, ये वाला, ये हमारा बड़ा है, तो दोनों की अभी कंपेयरिंग करें तो ये इससे कितना बड़ा है, तो एक मात्रक के अनुसार हम इसको दोनों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो इनको ज्ञात करने के लिए एक मात्रक प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन भारतीय परंपरा में बहुत सालों पहले से इसका अलग अलग कालों में अलग अलग मापन का उपयोग किया जा रहा था, अलग अलग कालों में। जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना, मौर्य वंश हो गया, मुगल काल हो गया। प्रत्येक अलग अलग कालों में मापन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा रहा था। जैसे अभी हम आपको बताते हैं मापन। मापन होता क्या है, मापन के बारे में देखते हैं। मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मापन की आवश्यकता, नीड्स ऑफ मेजरमेंट, नीड्स ऑफ मेजरमेंट्स, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मापन मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, क्यों मापन की आवश्यकता पड़ी, ये हमें देखेंगे। देखिए, जो खोज की बात करें, भौतिक विज्ञान चूंकि मापन का ही विज्ञान है, अभी हमने आपको बताया कि भौतिक विज्ञान एक मापन का विज्ञान है, और हम लोग भौतिक विज्ञान ही पढ़ रहे हैं। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, किसी भी विज्ञान के अंतर्गत खोज, जाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज का, वैसे तो सारी चीजें यूनिवर्स में अवेलेबल है, लेकिन हम किसी भी चीज की जानकारी जब हम जुटा पाते हैं तो उससे हमारे जीवन में एक अलग परिवर्तन होता है। कोई भी खोज, कोई भी नई खोज हमारे समाज के, जो हमारा समाज है, हमारा समाज और हमारे समाज के लोगों की जो संरचना होती है, पूरी तरीके से परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, पूर्णतः परिवर्तित करने की क्षमता रखता है कोई नई खोज। जिस प्रकार से पाषाण काल के बाद, पाषाण काल में अग्नि का, आग का खोज हुआ था, ठीक है, उसके पहले जो मानव थे, जो मानव की बात करें तो जो आदि मानव थे, वो मांस को बिना भुने खाते थे। और जैसे आग की खोज हुई, आग की खोज के बाद वो उसी चीजों को भून करके खाने लगे, और उससे एक अलग परिवर्तन आया। धीरे 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 नई नई चीजों का खोज होने लगा, और आज हम लोग विकास की इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जो पूरे मानव जीवन को पूर्ण रूप से बदल चुका है। बात समझ आ रही है? पूर्ण रूप से बदल चुका है। जिस तरीके से बहुत पुराने समय में हम लोग पत्राचार के लिए पत्र का उपयोग करते थे, अपनी बातों के आदान प्रदान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग पत्रों का उपयोग करते थे। उसके कुछ समय बाद तार मारने का कुछ रूल आया, फिर उसके बाद टेलीफोन का आविष्कार हुआ। कुछ समय बाद, कुछ समय तक टेलीफोन चला, उसके बाद मोबाइल फोन आया। मोबाइल फोन के बाद उसमें कैमरे लग गए, वही मोबाइल फोन कैमरे का कार्य करने लगा। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, आज के समय में AI का जमाना है, और हम किसी जिस चीज की कल्पना करते हैं उस चीज को हम आसानी के साथ बना सकते हैं, किसी भी चीज को, A to Z कोई भी चीज। और जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है, उसी तरीके से हमारा जीवन भी परिवर्तित होता रहा है। तो एक नई खोज जो होती है, पूरे समाज की संरचना को परिवर्तित कर देती है, पूरे समाज और पूरे
समाज के लोगों की जो सोच होती है उसको परिवर्तित कर देती है। बात समझ आ रही? और बात करें मापन की, तो मापन के लिए, जैसे मापन के लिए एक यूनिक चीज होती है, एक यूनिक मात्रक होता है जो अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त होता है। प्रत्येक स्थानों पर वही मापन, जिस तरीके से जैसे मान लीजिए हम लोग लंबाई का मात्रक मीटर देते हैं, तो यह मीटर जो है ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे विश्व में लंबाई के मात्रक मीटर से ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, मीटर का ही उपयोग किया जाता है पूरे पूरे विश्व में, प्रत्येक देश में लंबाई का मात्रक मीटर ही किया जाएगा, है ना, मूल मात्रक। अब लंबाई को किलोमीटर में मापते हैं, उससे बड़ा मात्रक मील हो जाता है। तो साइंस की बात करें, भौतिक की बात करें, तो भौतिक विज्ञान में कोई भी खोज, चाहे किसी प्रकार की खोज हो, कोई भी खोज और कोई भी मान तभी प्रत्येक स्थानों पर अस्थायित्व पाए, मतलब स्थापित किया जा सकता है जब वह मान प्रत्येक स्थानों पर एक समान परिस्थिति में एक ही प्रेक्षण, एक ही मान प्राप्त किया जा सके, तभी उसको मान्यता दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो मापन की आवश्यकता की बात करें, तो मापन की आवश्यकता, जैसे भौतिक राशियों की जब उत्थान हुआ, भौतिक राशियों का जब हम लोग एक नाम दिए कि व्यक्ति के जो द्रव्यमान होगा, व्यक्ति का जो भार द्रव्यमान होगा, उसको हम किलोग्राम से मापेंगे, तो किलोग्राम भी एक ऐसा, ये नहीं है कि मतलब कोई अलग तरीके से रखा गया है, वो भी एक मापन रखा गया, माप ही रखी गई है ना। एक प्रकार का वो सिलेंडर होता है जो पूरे पूरे के पूरे विश्व में उस सिलेंडर के द्रव्यमान को ही 1 किलोग्राम मान लिया गया है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सारी चीजें पहले से बनी बनाई है, नहीं, इन सारी जितनी भी मात्रक हैं, उन मात्रकों का निर्माण हमारा साइंस समाज के, वैज्ञानिक समाज के लोगों ने ही किया है, एक सामंजस्यता के साथ। ठीक है, तो मापन की आवश्यकता इसी कारण से। अलग अलग समयों में, जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार एक चीज देखने को मिलता है, जैसे वहां पे रोडें जो बनाई जाती थी, आज के समय में जैसे मान लीजिए हमारी ईंट जो होती है, इस प्रकार की ईंट होती है, जानते होंगे आप लोग, ईंट देखा ही होगा घरों पे, घरों का निर्माण ईंट से ही होता है। तो एक रेशियो होता है, जिस प्रकार से ये 9 इंच का होता है, इस समय जो भट्ठे पे ईंट मिलती है 9 इंच, ये हमारा होता था 4 इंच, और इसकी जो मोटाई हो जाती है ये वाली, ये हो जाती है लगभग 3 इंच करीब। तो इस तरीके से इस ईंट का जो एक रेशियो निकल के आता है 9:4:3 का। उसी तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता में जब सड़कों का निर्माण होता था, तो इस सड़कों के निर्माण के लिए जिस ब्लॉक्स, जिस ईंट का उपयोग किया जाता था, उस ईंट की जो रेशियो था, ईंट के मापन का जो रेशियो था, वो 4 संबंधे 2 संबंधे 1 का था। मतलब इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 4 होगा, चौड़ाई की बात करें 2 होगा, इसकी ऊंचाई 1 होगी। इस तरीके के पैमाने, तो इस तरीके की ईंटों का उपयोग किया जाता था अलग अलग समय। फिर उसके बाद कुछ समय बाद मौर्य काल आया, और मौर्य काल में एक आध 2 चीजें बता देते हैं आपको, ज्यादा नहीं, मतलब सिर्फ समझने के लिए, है ना। मौर्य काल में परमाणु जानते हैं हम लोग, परमाणु ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, है ना, खंडित नहीं किया जा सकता। मॉलिक्यूल को तोड़ा जा सकता है, 2 अणुओं में तोड़ा जा सकता है, लेकिन परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता। परमाणु के अंदर बहुत सारे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, है ना। तो मौर्य काल में 8 परमाणु जो थे, 8 परमाणु को एक रजकण कहा जाता था, रजकण। ठीक है, और 8 यव माध्य को 1 अंगुल कहा जाता था।
अंगुल, एक अंगुल कहा जाता था, ये एक अंगुल है, ठीक है, एक अंगुल कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे पैमाने रहे होंगे, है ना, उस समय के थे, उस पर हम डिबेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम लोग मॉडर्न में जी रहे हैं, तो मॉडर्न फार्मूले के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी हम चीजें बता रहे हैं सिर्फ। उसके बाद मुगल काल बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में यही जो डिस्टेंस थी, ये अंगुल जो था, ये जो अंगुल है, ये भी डिस्टेंस का ही मापन है। तो वहां पे मुगल कालों द्वारा 41 अंगुल, 41 अंगुल को एक गज कहा गया। मतलब अगर 41 अंगुल इस तरीके से जो डिस्टेंस होगी, अगर इस तरीके से 41 अंगुल मापा जाए तो उस डिस्टेंस को हम एक गज कह लेंगे। और क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की बात करें तो 60 गुणे 60, 60 गज गुणे 60 गज, 60 गुणे 60 गज की अगर डिस्टेंस होगी, 60 गज अगर लंबाई होगी और 60 गज अगर चौड़ाई होगी, ये अगर 60 गज लंबाई होगी और 60 गज चौड़ाई, मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर फॉर्म में अगर कोई डिस्टेंस है तो इसको हम उस समय मुगलों के समय में इसको 1 बीघा जमीन कही जाती थी, 1 बीघा कहा जाता था, ठीक है, 1 बीघा कहा जाता था। ये कुछ फार्मूले, कुछ पैमाने थे जो उस समय पुराने काल में, है ना, आदिकाल में ये मापे जाते थे, बहुत सालों पहले। तो अलग अलग समयों में अलग अलग तरीके के पैमाने का उपयोग किया जाता था, लेकिन आज आधुनिक काल में पूरे विश्व में एक ही पैमाने लागू होते हैं, जिससे किसी भी सारे देश, सारे जितने भी पृथ्वी पर जितने भी देश उपस्थित हैं, सारे के सारे देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड जुड़े रहे। अगर पैमाने अलग अलग हो जाएंगे, अगर प्रत्येक देश में अलग अलग पैमाने हो जाए तो उसमें जो एक संबंध होगा, वो संबंध अच्छे तरीके से दृढ़ संबंध स्थापित नहीं हो पाता, ठीक है। तो लगभग सारे पैमाने जो भी मूल राशियां हैं, लगभग प्रत्येक स्थानों पर एक ही मापी जाती है, एक ही है, एक ही तरीके, ठीक है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं आगे, आगे थोड़ा सा और देखते हैं मापन के लिए। मापन, मेजरमेंट। आज आधुनिक काल में, आज आधुनिक काल चल रहा है, इस आधुनिक काल में मापन के लिए दो चीजों का उपयोग, दो राशियों का उपयोगिता होना बहुत जरूरी है। दो राशियों का, दो राशियां कौन सी होगी? पहला हमारा होगा मापन, सॉरी मात्रक, और दूसरा होगा हमारा अंकित मान। मात्रक को हम कहते हैं यूनिट, और इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। मात्रक और न्यूमेरिकल वैल्यू, मापन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दो चीजें होती हैं, एक मात्रक होता है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू। मात्रक क्या होता है? मात्रक एक प्रत्येक स्थानों पर सर्वमान मात्रक होता है ना, सर्वमान मानक होता है। सर्वमान परिभाषा लिख देते हैं इसकी, मात्रक की, वह सर्वमान मानक, वह सर्वमान मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि, जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि के तुलना, किसी भौतिक राशि के तुलना के लिए किया जाता हो
मात्रक कहलाता है, कहलाता किसी भौतिक राशि की तुलना करें। जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य की जो हाइट है कितनी है, 1.5 मीटर, और किसी की 1.5 मीटर से ज्यादा हो, तो दो भौतिक राशि सेम तो है, लंबाई मापनी है हमें, तो तुलना करने के लिए जिस तरीके से हमने बताया था, ये पेनों की तुलना करने के लिए, दो दो कलम हमारे पास है, दोनों की तुलना के लिए अगर हम मापन का उपयोग करें तो लंबाई लेंगे, और इससे किससे, इससे ये कितना बड़ा है ये फाइंड आउट करें, तुलना ही तो है, दोनों की लंबाई अलग अलग होगी, तो एक दूसरे की तुलना में कौन कितना ज्यादा बड़ा है, कौन कितना ज्यादा छोटा है, यही तो याद करना है। तो वह सर्वमान्य मानक, मानक जिस चीज को हमने माना है, ऐसा नहीं कि ये चीजें बनाई गई है, नहीं, ये साइंटिस्टों द्वारा ही, वैज्ञानिकों द्वारा ही सर्व सम्मेलन जो होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैज्ञानिकों का सर्व सम्मेलन होता है, उस सर्व सम्मेलन में ये इस मानक का निर्माण हुआ है ना। तो इस वो सर्वमान्य मानक, ऐसा मानक जो प्रत्येक स्थानों पर क्या हो, सर्वमान्य, मतलब प्रत्येक स्थानों पर माना जाए, वही सर्वमान्य मानक कहलाता है। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता हो, वह मात्रक कहलाता है, वह मात्रक कहलाता है ना। जैसे लंबाई के लिए, लंबाई के लिए क्या, मीटर, दूसरा द्रव्यमान के लिए क्या, किलोग्राम, समय के लिए क्या, समय के लिए क्या, सेकंड, ठीक है। समय, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। ये सारे मान जो होंगे, ये देखिए, ये राशि हो गई, ये इसका मात्रक हो गया, ये राशि हो गई, ये इसका मात्रक होगी, ये राशि हो गई, इसका मात्रक होगी, ठीक है। तो ये जो मानक है, ये 1 मीटर जो मानक है, यही मात्रक कहलाएगा। लंबाई का मात्रक क्या कहलाएगा, मीटर, ये मानक है 1 मीटर, 1 मीटर मानक जो होगा, आगे हम डेफिनेशन बताएंगे। ये भी एक म्यूजियम है फ्रांस में, है ना, फ्रांस जो देश है, पेरिस शहर में एक म्यूजियम स्थापित है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, माप तौल ब्यूरो केंद्र है, जहां पर एक रॉड है, उस रॉड की लंबाई को मानक मान लिया गया है 1 मीटर, ठीक है। ये जो किलोग्राम है, ये एक सिलेंडर है इस प्रकार का, इस तरीके से गोल सिलेंडर है ना, उस सिलेंडर का जो द्रव्यमान है प्लेटिनम इरेडियम, प्लेटिनम इरेडियम, प्लेटिनम इरेडियम का एक सिलेंडर है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम माप लिया गया है। मतलब वो प्लेटिनम इरेडियम का जो टुकड़ा है, उस टुकड़े का जो द्रव्यमान है, प्लेटिनम इरेडियम का जो सिलेंडर है, बेलन जो है, उस बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम मान लिया गया कि मतलब वो उतना होता है, ठीक है। 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड सीजियस परमाणु 133, सीजियस परमाणु का भार होता है 133, और सीजियस परमाणु घड़ी एक है, वो परमाणु घड़ी 9,19,26,31,770 1 सेकेंड के अंदर, मतलब कि 9,19,26,31,770 कंपन जितने समय में वो करती है, उस कंपन की जो संख्या होगी वही हमने मान लिया कितना, 1 सेकेंड। सीजियस परमाणु जो घड़ी है, उसके 1 सेकेंड में जो हमारा 1 सेकेंड, हमारी घड़ी में 1 सेकेंड चल रहा है, इसके अंतर्गत सीजियस परमाणु घड़ी में जो कंपन होता है 9,19,26,31,770 बार कंपन होता है, और इस कंपन की संख्या हमने मान रखी है। ये सारे के सारे जितने भी मान हैं, ये सभी फ्रांस के पेरिस शहर में जो माप तौल ब्यूरो, अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो केंद्र है, उस म्यूजियम में इसको रखा गया है, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं, आंकिक मान, आंकिक मान, ठीक है। दूसरा देखते हैं आंकिक मान। आंकिक मान, आंकिक मान क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, इसको देखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, ये किसी भी राशि, कोई भी राशि हो, है ना, जैसे मान लीजिए कि लंबाई हो गई, तो किसी भी राशि को के परिमाण को प्रदर्शित करता है, मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है। मैग्नीट्यूड समझते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब
परिमाण। परिमाण का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू प्लस में है इसका मान भी कितना आएगा, +5 ही आएगा, और कोई मान अगर माइनस है इसका मान भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे प्लस माइनस रिप्रेजेंट नहीं करता है, आंकिक मान कोई नहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आंकिक मान किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। किसी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि अगर किस हमारी हाइट की बात की जाए तो हमारी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर क्या है भाई, ये जैसे मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है, ये 2 मीटर हो, 1 मीटर और 1 मीटर, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर। तो इसकी लंबाई हो गई कितनी, लंबाई 2 मीटर। तो ये जो मीटर है ये तो मात्रक हो गया हमारा, और ये दो है ये हमारा आंकिक मान हो गया, आंकिक मान हो गया ये हमारा। ठीक है, तो 2 हमारा परिमाण रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो मीटर की जो लंबाई है इस लंबाई के लिए ये जो मीटर है 2 बार सम्मिलित हुआ है, 1 और 2। ठीक है, ये कितनी बार सम्मिलित हुआ है, 2 बार। तो ये मैग्नीट्यूड, ये आंकिक मान यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी जो मात्रक है वो उस राशि को मापन के लिए कितनी बार सम्मिलित हुआ है। इस प्रकार से हम मान लीजिए दूसरा हम हटाते हैं, दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हे प्रभु, दूसरे को रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है 20 मीटर, तो 20 मीटर है तो ये 20 मीटर ये दर्शा रहा है 20, ये क्या है, आंकिक मान। आंकिक मान ये हमारा क्या हो गया, क्या हुआ, मात्रक। ठीक है, तो ये 20 ये दर्शा रहा है कि ये जो मीटर है ये कितनी बार लंबाई, कोई जैसे मान लीजिए ये हमारा राउंड हुआ, ये हमारा राउंड हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया, काउंट कर लीजिए, है ना। 20 है तो ये अगर इसको हम 1 मीटर माने तो ये जो लंबाई है 20 बार सम्मिलित हुई है। ये जो मीटर है कितनी बार, इस रॉड को मापने के लिए, इस रॉड को मापने के लिए कितनी बार सम्मिलित हुआ है भाई, 20 बार सम्मिलित हुआ है। तो यह मान, ये जो मान है ये यही दर्शाएगा कि ये 20 बार सम्मिलित हुआ है। कितनी बार, 20 बार सम्मिलित हुआ, और इसका मात्रा क्या है, मीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई हो गई 20 मीटर। 20 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, मीटर क्या है इसका, मात्रक है। ठीक है, तो इसका मापन जो हो गया, इस रॉड का जो मापन हो गया, इसका कितना मापन हो गया भाई, 20 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मात्रक परिवर्तित हो, मात्रक भी तीन प्रकार के होते हैं, तो अगर एक ही राशि के लिए अगर मात्रक परिवर्तित हो तो आंकिक मान परिवर्तित हो जाता है, आंकिक मान परिवर्तित होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि इसकी जो लंबाई है हमने 20 मीटर मान ली, कितने मीटर मान ली, 20 मीटर, मीटर में। और अगर इसको सेंटीमीटर में देखें, अगर इसको 20 मीटर को अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 मीटर बराबर होता है कितना, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम ले लें तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, 20 गुणे कितना, 100 सेमी, कितना हो जाएगा, 20 मीटर बराबर कितना, 2000 सीएम। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर में समझिएगा, हाँ, सीएम मतलब सेंटीमीटर, एम मतलब मीटर। 20 मीटर की डिस्टेंस को 20,000 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है, यदि मात्रक या मानक अलग अलग हो, अलग अलग हो
तो आंकिक यस मानक और मात्रक भिन्न भिन्न हो, वही बात है, भिन्न भिन्न हो तो आंकिक मान भी परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते। जैसे माना माना कोई दो मानक U1 एवं U2 है एवं जिनका आंकिक मान क्रमशः N1 एवं N2 हो तो N1 U1 बराबर N2 U2, ये मानक हो गया, ये मापन है। देखिए यहाँ पे 20 मीटर बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर। सेम टू सेम n का मान कितना भाई, दोनों कंपेयरिंग करते हैं, इसको 1 माने, इसको क्या मानना है 2 मान लेंगे, क्या हो जाएगा N1 बराबर कितना 20, N2 बराबर कितना 2000, ठीक है। U1 बराबर कितना मीटर, U2 बराबर कितना सेंटीमीटर। तो जो मात्रक बड़ा होगा उसका आंकिक मान छोटा होगा, और जो मात्रक छोटा होगा उसके लिए उसका आंकिक मान क्या होगा, बड़ा होगा। जो मात्रक छोटा होगा उसका आंकिक मान बड़ा होगा, और जो मात्रक बड़ा होगा उसका आंकिक मान क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ आ रही है? मापन आपको समझ में आया होगा, मापन होता क्या है, ठीक है। किसी भौतिक राशि का मापन क्या होता है और किस तरीके से मापन हम करते हैं। मापन के लिए मुख्यतः 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक होता है मात्रक और एक होता है आंकिक मान। आंकिक मान यह दर्शाता है कि कोई भी राशि जो है, कोई भी जो मात्रक है, उस राशि के मापन में कितनी बार सम्मिलित किया गया है, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, कितनी बार सम्मिलित किया गया है। जो आंकिक मान होता है ये प्रदर्शित करता है। अब मात्रक तो मानक होता है किसी भौतिक राशि के लिए, मानक समझ आ रही है, किसी भौतिक राशि के लिए मानक। अब भौतिक राशियां मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में, है ना, कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक वैसे आपको रैंडम बता देते हैं, मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमकेएस पद्धति, एक होता है एफपीएस पद्धति, एक होता है सीजीएस पद्धति। चौथी प्रणाली होती है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, और यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अत्र तत्र सर्वत्र पूरे विश्व में व्याप्त होती है। इसका भी कारण बताएंगे क्यों ऐसा होता है ना। तो आई होप आपको मानक और मात्रक, भौतिक राशियां और मात्रक के बारे में आप बखूबी समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई त्रुटि समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और जिसका हम एनालिसिस करके आगे आपको सुझाव दे देंगे, ठीक है। और देखते रहिए विद्या वृक्ष, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्या वृक्ष, ओके।